हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। बहुत दिनों बाद फिर से हम अपनी इस केबीसी की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 24 एपिसोड पहले हो चुके हैं। ये आपका एपिसोड नंबर 25 है, चूँकि बहुत सारे एग्जामिनेशन ऑलरेडी ऑन गोइंग है और आने वाले भी हैं, तो ऐसे में आपकी रिविज़न बहुत ही आवश्यक है। अगर आपका सहयोग बना रहा तो आने वाले समय में कई अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है ये थोड़े से हल्के रहेंगे और आने वाले टाइम में अगर आपका सहयोग रहा तो बहुत सारे सब्जेक्टिव चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही इजी रहेगा, लेकिन हाँ, कभी कभी हल्के क्वेश्चन भी अच्छे मार्क दे देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड? इनमें से कौन सा ऐसे ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है? ऑप्शन है आपका खादर, रेगुर, बांगर और तराई। आप सभी को पता होगा कि खादर, बांगर, रेगुर और तराई ये सभी क्या है? मिट्टी के प्रकार हैं। और इनमें से तीन जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं, जबकि एक जो है आप देखोगे कि वो अलग प्रकार की मिट्टी है। आपको यही बतानी है, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है ना, खास तौर पे जो बिहार में कंडक्ट होने वाले हैं, तो आपको मिट्टी से एक न एक सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। समय भी समाप्त हो गया और आपका जवाब है इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के जो जवाब है वो है आपका रेगुर। जैसा कि आप सभी देखिए, खादर, बांगर और तराई ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं ना, तो ये सब जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। जो आपके जलोढ़ मृदा आप देखने को मिलेगी कि खास तौर पे बिहार वाले एरिया में देख लो, या सिर्फ बिहार ही नहीं, जो भी गंगेटिक प्लेन है, गंगा वाला जो भी क्षेत्र है, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें इनका स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो जो हमारा बिहार है उसके ऊपर से ना हमारा हिमालय गुजरता है। और हिमालय के जो सबसे पादीय क्षेत्र यानी सबसे निचला क्षेत्र है, वहाँ पर आप देखोगे कि आपको मिलेगा तराई। ठीक है। उसके बाद कुछ एरिया में आप देखोगे कि वहाँ पर एक चिकनी मिट्टी मिलती है, जिसको भावर भी बोलते हैं। एक्चुअली पहले भावर मिलती है, फिर उसके बाद तराई वाला मिट्टी मिलता है, फिर आपको ये खादर वाला मिट्टी मिलेगा और सबसे लास्ट में ये बांगर मिलता है। ठीक है। बांगर पुरानी है, खादर नहीं है। और तराई और जो आपका भावर है वो इन किनारे वाले क्षेत्रों में मिलेगी। तो ये सभी के सभी तो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। कभी कभी जलोढ़ मिट्टी से ये भी सवाल पूछता है कि जलोढ़ मिट्टी में किस पोषक पदार्थ की कमी होती है, बहुत पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि नाइट्रोजन जो है ना, N2, तो नाइट्रोजन की काफ़ी कमी होती है। इसीलिए आप देखोगे कि जो हमारे बिहार वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है वो है हमारा, सबसे ज़्यादा कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ होता है जी? वो आप देखोगे कि वो होता है हमारा यूरिया। इसमें भी जो मात्रा होनी चाहिए वो मात्रा हम लोग उससे ज़्यादा ही यूज़ कर देते हैं। सेशन थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इंटरेक्टिव रहेगा, आपकी जानकारी भरपूर रहेगी, ये कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो प्रस्तावना है ना, वो भी एग्जामिनेशन का एक फेवरेट टॉपिक बन जाता है। और प्रस्तावना से कई बार आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो ये पॉलिटी का भी सवाल है, हिस्ट्री का भी सवाल है और हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, प्रस्तावना से भी जुड़ा हुआ है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और आपका फर्टिलिटी, एकता और फिर बंधुत्व वाला जो है ना, ये जो आपके देखते हो ना कि आपका भाईचारा, एकता और बंधुत्व की जो भावना है, ये वास्तव में बोलता है कि किस रिवोल्यूशन से लिया गया, कौन सा ऐसा संग्राम था, कौन सी ऐसी क्रांति थी जहाँ से ये ली गई है। बहुत सारे सवाल बनते हैं इस तरह से प्रस्तावना के, इसलिए प्रस्तावना सिर्फ याद रखने की चीज़ नहीं है, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है, आपके ऑप्शन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फिर आपके औद्योगिक क्रांति,
रसियन यानी रूस की क्रांति या फ्रांस की क्रांति। इन चारों में से ऐसी कौन सी वो क्रांति है जहाँ से ये समानता, बंधुत्व और भाईचारे की बात की गई है? जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। और चलिए समय को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप अपने जवाब दर्ज कर दिए होंगे। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जब देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि लुई 14, लुई 14वां और लुई 16वां का शासन आपको देखने को मिलता है। खूनी रविवार जैसी घटनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और आपका जो नफरत का प्रतीक है बास्टिल का किला, वो भी आपको इधर देखने को मिलेगा। हाँ, एक खूनी रविवार आपको रूस वाले में ज़्यादा देखने को मिलता है, वो भी फेमस है। यहाँ भी एक ऐसी घटना हुई थी। फिलहाल आप समझोगे कि ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो भावना है ये इस क्रांति की देन है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की आप देखोगे तो ये जो अधिकार है ना हमारे, जिसमें आप देखते हो कि व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं और वो आपको इधर से देखने को मिलेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता जो है वो इधर की देन है। फिर जो प्रस्तावना में आप पढ़ते हो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, तो ये जो आर्थिक न्याय की बात नहीं कही है, तो ये आपकी जो न्याय वाली बात है वो रूस की क्रांति की है। औद्योगिक क्रांति से हमने कुछ लिया नहीं है वैसे। हाँ, ये जरूर है कि हमने अपने नीति निर्देशक में बोला है कि हम भारी उद्योगों की स्थापना करेंगे। और आप याद रखोगे कि सेकंड जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका मेन जो उद्देश्य यही था कि जो हमारे भारी उद्योग हैं उनको लगाया जाएंगे। इसलिए आप देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े प्लांट हैं, चाहे आप दुर्गापुर देख लो, आपका बेगूसराय का बरौनी प्लांट देख लो, सब आपको किस में मिलेंगे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखोगे, इसका मॉडल पूछता है आपसे। मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महालिनोविस, ये आप याद रखोगे। फर्स्ट वाला भी पूछता है। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें हमने डोमर हेराल्ड, ये दोनों बहुत ही फेमस मॉडल है। डोमर हेराल्ड मॉडल जो था तो उसको हमने यूज़ किया था। और फर्स्ट वाले में हमने फोकस किया था कृषि पे, क्योंकि हम उस समय जस्ट आज़ादी हुए थे। तो 51 से हमने ये प्लानिंग शुरू की कि भाई कैसे हमें हमारे देश को एक चरणबद्ध तरीके से लेके जाना है। फिलहाल इस सवाल पे रहते हैं तो हमारी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है ये हमारे फ्रांस की क्रांति की देन है, जहाँ पर लुई 16वां का शासन आपको देखने को मिलेगा और जिसको अंत किया गया है आपके। आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कौन सा भारतीय शासक था जो फ्रांस की क्रांति से बहुत ही प्रभावित था और उसने अपने यहाँ स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए थे। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, जैकोबिन दल की सदस्यता तक ले ली उसने। चलिए कमेंट सेक्शन में आप जवाब जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पर्यावरण, इकोलॉजी एंड उसका है। और ये हमारे ज्योग्राफी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि आज के समय में पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे अभी जस्ट हाल फिलहाल में ही CBD हुआ है, जिसमें ब्राज़ील डिक्लेरेशन अभी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते जाइएगा। जिसमें चूँकि 2015 में हमने जो पेरिस में एग्रीमेंट किया था कि धरती के टेम्परेचर को 2 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ने देना है, तो चूँकि 10 साल हो गया, तो इसलिए इस साल हम लोगों ने पर्यावरण के लिए काफ़ी कठोर कदम उठाने की बात की है। तो इसलिए आपको पर्यावरण के सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज फेमस फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। ये शब्द जो आपकी जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है ना, बोला कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप सभी को पता होगा कि जैव विविधता का मतलब है कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा वैरायटी के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वैरायटी के आपको तितलियाँ, पौधे, जानवर, जीव देखने को मिल जाएंगे। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है ना, इन चारों में कौन से स्पॉट हैं जो सबसे ज़्यादा, खासतौर पे पर्वतों की बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा पर्वत श्रृंखला है जहाँ पर आपको ये हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी? आपका ऑप्शन है अरावली रेंज, सुलेमान रेंज, सह्याद्री रेंज और विंध्याचल रेंज। इन सब की लोकेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप देखोगे कि जो हमारा अरावली रेंज है ये
पश्चिम भारत में देखने को मिल जाएगा। गुजरात से शुरू होकर आपका दिल्ली के रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पे रायसीना हिल्स पे ही हमारा राष्ट्रपति भवन है। तो गुजरात से लेकर शुरू होता है आपके दिल्ली तक। सुलेमान रेंज ये आप बता सकते हो, ये मेनली आपको जो पश्चिम भारत है जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान का एरिया जो है उधर आपको देखने को मिलेगा। सह्याद्री रेंज ये हमारा पश्चिम घाट का एरिया जो आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा। लगभग ये गुजरात के कच्छ से वाले सौराष्ट्र वाले एरिया से शुरू होता है और लगभग केरल के हिस्से तक जाता है। और विंध्यन रेंज ये आपको भारत के बीच में देखने को मिल जाएगा, इस तरह से नर्मदा और ताप्ती के वाले एरिया में, जहाँ पे आपको सतपुड़ा जैसी श्रेणियाँ भी देखने को मिल जाएगी, जो हमारे बिहार के कैमूर से शुरू होता है और लगभग आपका गुजरात के पोरबंदर वाले एरिया तक जाता है। तो आपको बताना है कि इन चारों पर्वतों में से कौन सा ही पर्वत श्रृंखला है जो हमारे जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें पेड़ पौधे और जंतुओं की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। चलिए, समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका सह्याद्री रेंज। सह्याद्री रेंज जो कि वास्तव में जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ये हमारा वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिम घाट जिसको भी आप बोलते हो, तो पश्चिम घाट को ही हम लोग बोलते हैं सह्याद्री। हिमालय को हम लोग बोलते हैं हिमाद्री, और पश्चिम घाट वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सह्याद्री। तो सह्याद्री श्रृंखला जो है ना, खासतौर पे ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही इसको ज़्यादातर सह्याद्री बोलते हैं। और इसमें आपको 3 जो है ना घाट देखने को मिलेंगे। दर्रा, दर्रा समझते हो? दर्रा इन सेंस वो गाय भैंस को खिलाने वाला नहीं। दर्रा इन सेंस के पर्वतों के बीच है ना छोटे छोटे ऐसे गैप होते हैं जहाँ से आप इस तरफ से इस तरफ पास हो सकते हो, ठीक है, जहाँ से आप रास्ता निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं दर्रा। तो थाल घाट, घोर घाट, ये जो दर्रा है ये इस क्षेत्र के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। विंध्यन रेंज ये भारत के बीचों बीच में है। इसके बारे में आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि लगभग ये भारत को भौगोलिक रूप से 2 भागों में बांटता है, यानी इसी से हम डिसाइड करते हैं कि ये उत्तर भारत है और ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत है। तो फिलहाल क्योंकि हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं, जैव विविधता की बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा अरावली। कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, टॉप है ना, पीक कौन सा है, अरावली का कौन सा है, और सुलेमान का कौन सा है, और विंध्यन का। चारों का आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन चारों जो पर्वत श्रृंखला है, इन चारों का आपका कौन सा पीक रेंज है। चलिए, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी सवाल। इनमें से कौन सी पुस्तक एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है? ठीक है, बहुत ही हल्का सवाल है। आप मतलब ये सवाल कम से कम तो हमें लगता है अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं तो 10 बार तो कम से कम आपने बोलेंगे। एडोल्फ हिटलर, आपको पता होगा कि ये वो इंसान था जिसने राख से पर्वत बनाया था, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो चला था, प्रथम विश्व युद्ध कब चला था, 1914 से 1918 तक ये जब चला, जब आपका अधूरी राष्ट्र खत्म हो गया, आपकी वर्साई की संधि हुई, जर्मनी को बहुत मतलब शर्मनाक संधि से गुजरना पड़ा। सेना छीन लिया, खदान छीन लिया, जितने पैसे वैसे वाले एरिया थे सब छीन लिया, बेइज्जत कर दिया जी, बिल्कुल। तो ये वो इंसान था जिसने उस जर्मनी को सिखाया कि हम भूखे रह के भी कैसे अपने आप को महान बना सकते हैं। और इस इंसान ने जर्मनी को उस मुकाम पर पहुंचाया कि सोचो कि जो इंग्लैंड पूरे यूरोप का, पूरे दुनिया का बॉस बना हुआ था, एक समय पे उसको भी, ये इंग्लैंड भी इसके डर से इससे गुप्त संधि किया कि भाई हम तुमसे हिडन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, गुप्त संधि करते हैं, तुम हम पे अटैक नहीं करोगे, बदले में तुम किसी और पे अटैक करोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो समझ सकते हो कि इसने कितना खौफ पैदा कर रखा होगा। इसकी एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो जैसे ही लग गया, इसका मतलब हो गया अपनी। बायोग्राफी का मतलब होता है दूसरे की। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में लिखूँ तो ये बायोग्राफी होगा, लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में तुम खुद लिखोगे तो ये आत्मकथा होगा, ठीक है। तो उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा था। उस किताब का नाम क्या था? मेन कैंप, वाई आई एम एथिस्ट, युगांतर और गीतांजलि। मेन कैंप का हिंदी भी मेन कैंप होगा, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भी एक बहुत फेमस की किताब है। युगांतर और गीतांजलि, इन चारों में से वो कौन सी पुस्तक है जो एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है? यही वो इंसान है जिसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी, लीडर। तो ये याद रखिएगा, लीडर की उपाधि जो है ना बोस को इन्होंने दी है,
चलिए, समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो है आपकी यहाँ पर मेन कैंप। मेन कैंप यानी मेरी आत्मकथा, ये जर्मन में ही है मेन कैंप, हिब्रू भाषा में। भाई आइए मैं टेस्ट, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किनकी है, वैसे मैं बता ही देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी भगत सिंह की। भगत सिंह जो थे, भगत सिंह की पुस्तक का नाम है ये कि आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। युगांतर एक बहुत ही फेमस पत्रिका है जो आपको गदर पार्टी के द्वारा देखने को मिलेगा। सेंट फ्रांसिस्को, ये बहुत पूछा जाता है आधुनिक भारत में, तो सेंट फ्रांसिस्को से इसको निकाला गया था युगांतर, कि कैसे हम अपने भारत के युग को बदल सकते हैं। गीतांजलि, आप जानते हो ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, और इसी गीतांजलि के लिए वो पहले ऐसे एशियाई थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए। याद रखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में क्या बता सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को ये जो नोबेल प्राइज़ है, ये नोबेल प्राइज़ ना जो आपका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ये किस वर्ष मिला? आप कमेंट सेक्शन में हमें ईयर बता दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, बहुत ही जरूरी है और ऐसे सवाल आजकल बनने लगे हैं। हमने पहले के क्यूज में भी ऐसे चीज़ें आपको करवाई है ताकि बार बार आपका रिवीजन होता रहे। डेयरी जो दुग्धशाला है, ये आपका किस आर्थिक गतिविधि है? हमने आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ा रखे हैं, ठीक है। हमने स्कूलों में भी पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी आपको बता रखा है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य तौर पे जब आप स्कूल में पढ़ते हो ना, तो स्कूल में आपको 3 एरिया देखने को मिलते हैं 8th क्लास में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बट जैसे मैं पागल इंसान हूँ, तो मैंने आपको 3 की जगह वो 4-5 भी पढ़ा रखा है कि भाई आप पढ़ो तो पूरा पूरा पढ़ो। तो ये जो आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, तो इसमें आपको देखोगे, आपको बताना है कि जो डेयरी है ये कहाँ लाइज करती है, इन 5 में से कहाँ है ये, ठीक है। आपके ऑप्शन है पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। चलिए, बहुत ही इजी था अगर आपने पढ़ा होगा तो। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और इसका सही जवाब है फर्स्ट। थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। मैंने पहले ही बोला है कि सेशन लंबा हो सकता है, बट हाँ नॉलेज से भरपूर रहेगा, तो उसके लिए कोई ये नहीं है। अर्थव्यवस्था के जो 5 क्षेत्र हमने बताया था, जल्दी से मैं उनको ब्रीफ कर दूँ। देखिए, मोटा मोटी आपका 3 ही क्षेत्र है। एक तो आपका फर्स्ट क्षेत्र है, तो फर्स्ट में बोलता है कि ऐसे क्षेत्र को शामिल किया जाएगा जिसमें मेहनत कम है और जो इंसान ना बहुत दिन से करते आ रहे हैं, जिसमें शारीरिक श्रम ज़्यादा, दिमाग का यूज़ कम है, खर्च कम है। जिसमें आप देखोगे एग्रीकल्चर, हालांकि आजकल टाइम में खेती सबसे महंगा धंधा एक तरह से, या महंगी गतिविधि कह सकते हो, तो खेती होगा। माइनिंग जो है, खनन कार्य, चूँकि इंसान सबसे पहले खोद खाद के इन चीज़ों को निकाला था, खाया था, तो ये जो माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, आपका हस्बेंड्री जो पशुपालन है, सबसे पहले इंसान जो है इन्हीं को पाला था। हालांकि आजकल पति भी पाले जाते हैं, मजाक कर रहा हूँ। तो हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया, मछली पालन, मुर्गा पालन, भेड़ पालन, बत्तख पालन, आपका जो भी इस तरह के पालन वाला है, बाल बच्चों को छोड़ के, ये सब आपके पहले क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि इसमें शारीरिक श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, पैसे वैसे कम लगते हैं। सेकंड वाला जो क्षेत्र होता है, इसमें हमने बोला था कि न्यू चीज़ें बनती है, मैन्युफैक्चरिंग, नया कुछ भी नया बन रहा है। जैसे मान लो कि अगर आपका आलू जो है ना, पोटैटो आपका क्या है, पोटैटो आपका फर्स्ट सेक्टर में आएगा क्योंकि ये खेती से बनता है। लेकिन अगर उस पोटैटो से लेस बन जाए, कुरकुरे बन जाए, कोई ऐसे चिप्स बन जाए वैरायटी, तो वो जो ब्रांड है, वो जो आपकी नमकीन है, वो सेकंड में चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा, उसकी जो कंपनी है, ठीक है। तो याद रखना कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है, कोई नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है, चाहे लकड़ी से बेंच बन जाए, चाहे आपका पेन बन जाए, चाहे टेबल बन जाए, कुछ भी, कपड़े बन जाए कपास से। कपास आपका पहला में आएगा क्योंकि वो खेती से प्राप्त होगा, लेकिन उसी कपास से आप एकदम 100% कॉटन वाला शर्ट बना दो या रिच कॉटन का शर्ट बना दो, तो ये सेकंड वाले में आ जाएगा, याद रखना। थर्ड एरिया में क्या था, हमने ये पढ़ाया था, थर्ड एरिया में था सर्विस। अब इसी को देखो, इसी को फिर ना बाद में 2 और एरिया में बांटते हैं। सर्विस
हमने बोला था जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक तरह की क्या है, सेवा है। बदले में आप मुझे क्या दोगे? बदले में अगर आप चाहो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलोअर बढ़ा सकते हो। अगर जो आप जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो बदले में उनको आप फ़ी देते हो, ठीक है। स्कूलों में जब आप पढ़ते हो तो गवर्नमेंट आपके बदले पैसे देती है। प्राइवेट में जाते हो तो आप खुद पैसे भरते हो बारी भर कर, जहाँ आपको अच्छा लगता है पढ़ने में। फ्री का ज्ञान तो आपको अच्छा लगता नहीं है। तो इसी थर्ड में क्या था ना कि आपको सिंपल सर्विस था। जैसे आप कहीं बस से गए तो बस वाले की सीट आपने खरीदी नहीं, वो बस यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए वो आपकी सीट है। तो ये सर्विस है, ये आपका थर्ड में आएगा। कहीं आप होटल में जाते हो, होटल के टेबल पे बैठ के खाते हो, वो होटल वाला आपको खाना पीना जो भी ऑर्डर कर देते हो बना के देता है, तो ये बदले में वो सर्विस टैक्स जीएसटी ये सब जो होता है, ये थर्ड में आएगा। फोर्थ में क्या आता है, बोलता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी वाला जो चीज़ है ना, जिसमें आपका आईटी से जुड़ा हो, खासतौर पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, जैसे आपका फ़ोन, आपके सिम कार्ड, टैब, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये सब फोर्थ में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इतना टाइम ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। और फिफ्थ में आप देख लो ना, तो फिफ्थ में बोलता है एक्सपर्ट। जैसे अगर आपके पेट में दर्द है तो आप दांत के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। अगर आपका हाथ टूट गया तो आप ब्रेन वाले डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। हर चीज़ क्षेत्र का अलग एक्सपर्ट होता है, तो आप एक्सपर्ट के पास जाओगे। तो एक्सपर्ट आएंगे, विनिर्माण वाले नेता आएंगे, जिसमें आपका डिसीजन लेने वाले लोग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब आते हैं फिफ्थ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि ये हिंट है हर बार की तरह, अगर आपको याद हो तो। और इस हिंट में आपको यही दिया जाता है कि देखिए, इस केंद्र शासित प्रदेश, पहला हिंट तो आपका मिल गया कि ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और इस केंद्र शासित प्रदेश में आपको क्या करना है, बोलता है कि ये इसका हिंट, अगला हिंट ये है कि भारत का उच्चतम लिटरेट क्षेत्र है, मतलब पढ़े लिखे बहुत है। लगभग आपका 100%, 98 पॉइंट समथिंग इसकी लिटरेसी रेट है, तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। केंद्र शासित प्रदेश है, अरब सागर में इसकी लोकेशन है। अगर आप भारत का मैप थोड़ा भी समझते हो तो इधर है अरब सागर, तो इधर अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे में इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। तो बोल रहा है कि इस एरिया में ये है, पढ़ा लिखा बहुत है। कदमत यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पर्यटन क्षेत्र है। तो आपको ऑप्शन बताना है कि ये कौन सा है, मालदीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख। अगर आप इस क्वेश्चन में गलत करते हो, और अगर आप सच में मेरे स्टूडेंट रहे हो, तो मुझे सामने दिख जाना, मैं कूट दूंगा, एकदम मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। बिल्कुल कसम से बोल रहा हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के अभी अगर गलत करते हो, तो जिस दिन मुझे दिखे और बता दिया कि सर मैंने गलती की है, उठक बैठक तो जरूर करा दूंगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है ये। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। देखो बहुत ही इजी था, लक्षद्वीप। क्योंकि ये क्या है, मैंने अभी 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 आपको समझाया ना कि ये भारत का नीचे का हिस्सा है। ये इधर अरब सागर है, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे में हिंद महासागर है। अब पहले ही ये बोल दिया है कि अरब सागर में है। हमें पता है कि हमारे जो ऑप्शन है मालदीव, मालदीव पहली बात तो ये भारत का हिस्सा, भारत के हिस्से की बात कर रहा है। मालदीव हमारा हिस्सा है नहीं, है तो इधर ही, बट वो हमारा हिस्सा नहीं है, हमारा पड़ोसी देश है, तो ये तो गया। लद्दाख, अगर थोड़ी भी बुद्धि दी है भगवान ने और हम उससे थोड़ी भी पढ़े हो तो पता होगा कि ये लद्दाख जो है ना, ये एरिया है ना। लद्दाख, उनसुक बांगड़ू, पैंगोंग लेक, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, तो याद है ना। तो लद्दाख तो ऊपर है, तो ये तो सागर में तो है ही नहीं। बच गए लक्षद्वीप और अंडमान। अंडमान तुम्हें पता है कि भाई ये बंगाल की खाड़ी में है, तो ये हो नहीं सकता। तो आपका सही जवाब होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में याद रखना कि ये भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा एरिया है। अगर मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के दे दे और ऑप्शन में केरल दे, ऑप्शन में लक्षद्वीप दे, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिलाते हुए पूछे कि सबसे पढ़ा लिखा कौन है, तो तुम लक्षद्वीप को मार के आओगे, केरल को नहीं। केरल राज्यों में टॉप है, लेकिन लक्षद्वीप ओवरऑल टॉप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल योजनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक योजना है जिसका नाम है पीएम गरीब कल्याण योजना। अन्न योजना की बात हो रही है, अनाज मिलेगा भाई, ठीक है।
हालांकि तुम लोग अनाज यूज़ करते नहीं हो, सब सरकार को चूना लगाते हो, अनाज लेके बगल वाले दुकान में भेज देते हो। कभी भूखे इंसान से पूछो कि कितना मुश्किल से मिलता है। और बहुत सरकार ने बहुत अच्छे काम के लिए ये दिया है, इसको थोड़ा यूज़ करना चाहिए। गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीबों का कल्याण करने के लिए योजना है। तो इतना तो तुम्हें पता है कि इसमें राशन मिलेगा। अब देखो, फिर भी अगर तुम गलती करोगे तो बुद्धू ही होगे। पहला ऑप्शन है, बोलता है फ्री राशन मिलेगा 1 साल तक। किसको किसको? तो गरीब को और जो मार्जिनलाइज है, यानी एकदम सीमांत है, जिनको बहुत ही दिन दुखी चल रहे हैं, एकदम बहुत बेकार जिंदगी चल रही है। दूसरा ऑप्शन है कि 50 ग्राम सोना मिलेगा लड़कियों को उनके शादी के समय में, ठीक है, फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स, कि कल्याण ज्वेलर्स से उनको 50 ग्राम सोना दिया जाएगा। ऐसी भी स्कीम चलती है हमारे यहाँ। हाँ, फिर 1 किलोग्राम फ्री, 1 kg फ्री ग्राम, ग्राम समझते हो, चना, तो चना दिया जाएगा 1 रुपये पे, कि 1 रुपया में 1 किलो चना देंगे जो हमारी राशन की दुकान है इस गरीब कल्याण में। या फिर फ्री राशन देंगे 5 सालों के लिए गरीब परिवार को, और ये स्टार्ट कब से होगा? 1 जनवरी 2024 से। तो आपको बताना कि ये योजना क्या है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न वाले दो हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। ये भी कल्याण का ही काम है, लेकिन कल्याण ज्वेलर से है, और ये चना दे रहा है। चलो आंसर कमेंट में करते जाओ, नहीं तो भाई साहब मजबूरी में बंद करना पड़ता है, ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करता तुम। चलो आंसर देखोगे, और इसका सही जवाब क्या होगा? वही जो नहीं आया, वही गरीब परिवार को 1 जनवरी 2024 तक। हालांकि इसको बढ़ा के देखो, ये 24 था, जिसको सरकार ने अभी बोला, सरकार भी ना चाहती है कि लोग ऐसे ही नौकरी वोकरी मत मांगो, बस राशन से खेलते रहो। तो पहले इसको 2026-25 बढ़ाया, फिर 24 बढ़ाया, अभी सुन रहे हैं कि इसको 2028 करेगा। लेकिन अगर ये 28 हुआ तो याद रखो 2029 भी होगा, क्योंकि 2029 में फिर से इलेक्शन है। तो पढ़ने पे ध्यान देना है भाई, इन चीज़ों पर नहीं। फिलहाल योजना इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारी योजना है, आयुष्मान इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें करते जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसने भारत पेट्रोलियम के साथ सहयोग किया है। तुम्हें पता होगा कि इंडिया में तुम जो जब तेल भराने जाते हो, नहीं भी भराने जाते हो, तो बस पे, टेम्पो पे, कहीं भी बैठते हो। हालांकि आजकल तो टोटो आ गया, सीएनजी टोटो सब आ गया, लेकिन जब तुम फ्यूल स्टेशन जाते हो, पेट्रोल पंप पे जाते हो, तो 3 तरह की कंपनियां मिलती है। एक है आईओसी, इंडियन ऑयल, रेड कलर में जो तुम्हें दिखता है वो आमतौर पे इंडियन ऑयल की टंकी होती है। फिर एक तुम्हारा बीपी है, भारत पेट्रोलियम, जो ज़्यादातर ब्लू कलर में तुमको दिखेगी। और एक आता था एचपी, जो ज़्यादातर तुम्हारा ग्रीन में आता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, तुम देखोगे कि इनमें से एक जो कंपनी है, सरकार उनको धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है। तो ये एक में से सरकार ने क्या किया है, अच्छा चौथा ऑप्शन तो आया नहीं, चौथा ऑप्शन देख लो। तो इनमें से क्या है ना कि जो चौथा वाला था, तो आंसर ही आ गया। चलो हाँ, ये जो जियो है ना, जियो ने भारत पेट्रोलियम के साथ हिस्सेदारी की है। और यहाँ अभी तुम देखोगे कि ये जो भारत पेट्रोल पंप वाले जितने भी टंकी थी, खासतौर पे शहरों में, वो सब ब्लू से अब ग्रीन हो गए, और वहाँ पर तुम देखोगे कि ऐसा लिखा गया रहेगा जियो बीपी, ठीक है, जियो बीपी करके लिखेगा। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सरकार जो है ना अडानी पे बहुत मेहरबान है, तो तुमको अडानी ऑप्शन में दे करके थोड़ा फंसा सकता है। टाटा तो ऑल ओवर सुप्रीम है ही, बिरला भी बहुत अच्छा काम करती है। फिलहाल आंसर याद रखो कि भारत पेट्रोलियम में हिस्सेदारी किसकी है, जियो की है, जियो धंधनादन। फिर से हिस्ट्री का एक सवाल कि बक्सर की लड़ाई के बारे में कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक गलत है। बोल रहा है कि फाउंडेशन ऑफ रियल कंपनी रूल, कि सच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश शासन था, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई, इस लड़ाई से, मतलब सही नहीं भी इधर रखी गई। डिफीट ऑफ इंडियन मेजर पावर, भारत की जो सबसे बड़ी शक्तियाँ थी उसको हराया गया।
तीसरा ऑप्शन है कंपनी गॉट दीवानी राइट एज वेल एज डील विद मुगल, कि मुगलों के साथ संधि हो गया और उनको दीवानी अधिकार मिल गए। और चौथा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ना वो कमांडर था कंपनी आर्मी का, यानी जब ये लड़ाई हुआ बक्सर का तो उस समय अंग्रेजों का जो सेनापति था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। तो तुम्हें बताना कि इन चारों में से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है उसी को टिक करना है, कमेंट सेक्शन में जवाब देते चलो। चलो आंसर की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत टाइम हो गया। इसका सही जवाब है तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। देखो हाँ ये चीज़ हमने पढ़ रखा है कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर, याद रखना 31 दिसंबर 1600 31 दिसंबर 1600। हालांकि उसको आते आते भारत में 1611 हो जाता है, पहला वो फैक्ट्री खुलता है 1617 के आसपास में सूरत में। और धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि देखो इस वाले क्षेत्र में बहुत कुछ मज़ा नहीं है, क्योंकि इधर पहले से पुर्तगाली है, फ्रेंच भी बाद में आ जाएगा। तो उसको पहले तो वो सूरत चाहता है, सूरत से थोड़ा आसान हो जाता है। फिर उसको दहेज में जो पुर्तगालियों के साथ शादी होती है तो दहेज में बम्बई मिल जाता है राजा को, राजा इसको दे देता है 10 पाउंड पे। ये भी याद रखना 10 पाउंड पे, कि भाई 10 पाउंड साल में हमको देना, तुम बम्बई ले लो, काम काज करो। ये देखता है कि इधर से यहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा। और तब तक इसके पास क्या आ रहा है, तब तक इसके पास औद्योगिक क्रांति हो रहा है। 1757 आते आते यहाँ पर एक शासक है बंगाल का जिसका नाम है सिराजुद्दौला। तो वो बोलता भाई हमसे तुम परमिशन लेके काम करो, ये बोलता नहीं हम अपनी सेना रखे हुए, हम अपनी रॉयल्टी। तो ये राजा वहाँ के नवाब की अवहेलना करना शुरू करता है। एक दिन राजा का मूड खराब हुआ तो सबको बंद कर देता है, और बंद करता है तो बोलता है कि 123 या 121 आदमी थे जिसमें मात्र 4 आदमी जिंदा बचा। अगले दिन सुबह एक रूम में बंद कर दिया था, बाकी लोग टपक गए। इससे ये लोग को और गुस्सा भड़क गया और इसने अटैक किया। अटैक क्या किया, अरे हमारे यहाँ ही सारे जयचंद हैं, धोखेबाज हैं। तो जो सिराजुद्दौला का सेनापति था ना जिसका नाम था मीर जाफर, उसी ने धोखा दिया था, और इस कारण से तुम देखोगे कि वो सिराजुद्दौला हार जाता है। तो सही जवाब इसका था हेक्टर मुनरो था उस युद्ध का नेता, रॉबर्ट क्लाइव था। चलो केमिस्ट्री का एक सिंपल सा सवाल लेते हैं कि केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो सिंपल सा देखते हैं केमिकल फार्मूला क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ब्लीचिंग पाउडर का CaCO। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा थोड़ा टाइम दे देते हैं तुम्हें, तो तुम बहुत बात कर रहे हो। रिंग बॉम्ब बायोलॉजी का एक सवाल है, ये जो दांत खाज खुजली होता है ना, इच गार्ड लगाते हो, तो बोलते हैं किससे होता है। एल्गी शैवाल से हो रहा है, फंगस से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, प्रोटोजोआ से। तो बताना है तुम्हें कवक, शैवाल, फिर तुम्हारा जीवाणु और प्रोटोजोआ, इन चारों में से किससे होता है ये दांत खाज खुजली। चलो जल्दी से जवाब दोगे। दांत खाज खुजली किससे होता है जी, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करते जाओ भाई। इसका सही जवाब है फंगस, सवाल सही होगा। ठीक है, सवाल फंगस से ही होता है, याद रखोगे। बैक्टीरिया से हमारे पास बहुत सारा बीमारी होता है जो ठीक हो जाता है। प्रोटोजोआ ज़्यादातर संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से फैला देता है। एल्गी और फंगी थोड़ा थोड़ा कम फैलाता है, बट जब फैलाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत। चलो ये बायोलॉजी का एक और सवाल है, अधिकांश कीट किस अंग के द्वारा श्वसन करते हैं। इस चीज़ को भी समझोगे कि कीट जो है ना, सबसे पहले तो एक तुमसे ऑप्शन आता है कि भाई कीट की परिभाषा क्या है, मकड़ी कीट क्यों नहीं है। तो याद रखना कि कीट के कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, 6 पैर, पैर नहीं 6 पैर होते हैं। ठीक है, और मकड़ी के चूंकि 8 है, दैट्स वाई वो नहीं है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अधिकांश कीट के बताओ किस अंग द्वारा श्वसन करेंगे, क्या त्वचा से करेंगे, क्या फेफड़े से करेंगे, क्या क्लोम से करेंगे, या ट्रैकिया से करेंगे। चलो जल्दी से जवाब दो। चलो इसका सही जवाब जो है तुम्हारा वो याद रखोगे, इसका सही जवाब है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है उनका उससे लेते हैं
उसी से वो तुम्हारा ज़्यादातर ये काम करेंगे, इसलिए याद रखोगे। ट्रैकिया इसका सही जवाब है। स्किन से कौन लेगा जी? तो स्किन से सबसे फेमस तो तुम्हारा जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी रेप्टाइल्स प्रजाति के जो तुम्हारे हैं ना, रेप्टाइल्स सरकने वाले, ज़्यादातर स्किन से लेते हैं अपना शोषण। खासतौर पर इसमें सबसे फेमस जो है ना मेढक, मेढक के बारे में याद रखोगे कि वो 3 तरीके से शोषण करता है। ऊपर रहता है तो अलग, ज़मीन पर रहा तो अलग, पानी में रहा तो अलग। तो मेढक जो है ना बहुत वैरायटी का है। तो हमारे जो जिन दोस्तों को, जिन स्टूडेंट को टटराने का शौक है, अगले जन्म मोहे मेढक ही कीजिए वाला वरदान मांग ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब VBI याद रखो, एक क्वेश्चन तो बनना ही बनता है। फिर बोल रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा थिंक टैंक है। थिंक टैंक समझते हो, जहाँ पर ये कुछ नहीं होता, ये सब अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले लोग एक साथ मिलते हैं। और ये जगह होता है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड ऑलरेडी बहुत सुंदर जगह है, तो घूमने चले जाते हैं, इनको बुलाया जाता है। और सब इधर एक शहर है दावोस, तो दावोस में बैठते हैं और 2 दिन तक बकैती करते हैं। बकैती इसलिए कि बहुत कुछ आउटकम नहीं निकलता है, लेकिन ये हर साल 2 दिन बैठेंगे और अपना बोल वचन करेंगे कि हाँ ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन जब टाइम आता है तो कुछ करते नहीं। लेकिन चूंकि ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे रिपोर्ट निकालती है, बहुत कुछ अच्छा करती भी है, तो ये पूछ रहे हैं कि इसका बताओ मुख्यालय कहाँ है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है तुम्हारा पेरिस, जिनेवा, वाशिंगटन DC, लंदन। अच्छा पेरिस कहाँ की राजधानी बताओ? पेरिस है तुम्हारी फ्रांस, ठीक है। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस। वाशिंगटन DC ये तो अमेरिका में चला गया, अमेरिका की राजधानी। लंदन जान ही रहे हो, UK, ठीक है। तो ये 3 तो ऐसे ही खत्म हो गए। जनेवा, जनेवा ये है स्विट्जरलैंड। और अभी हमने बोला ना कि स्विट्जरलैंड में ही ये लोग मिलते हैं, तो तुम इस तरीके से भी इसको मतलब हटा सकते हो। जनेवा बहुत फेमस है। तो याद रखना, अगर तुम्हें जितने विश्व के अगर 12-15 अगर तुम्हें हेडक्वार्टर पूछ दिया है, और 12-15 में से अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, तो तुम जेनेवा मार के आ सकते हो। 10 में से 5 बार तो पक्का सही होगा। चलो सेशन ठीक ठाक लग रहा है तो लाइक शेयर करते चलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाओ, क्योंकि देखो मेहनत का कोई फल नहीं मिलता तो फिर फ़ायदा नहीं, ठीक है। हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ यही है, बहुत स्वार्थी आदमी है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझें, पढ़ें, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलो इसका आंसर तुम्हें पता है, जनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी सैन्य अभ्यास है, ठीक है, खासतौर पे 4-5 देशों का तो एकदम बिल्कुल रट्टा मार दिया। एक तो इंडिया के साथ रूस, क्योंकि अभी देखो पुतिन साहब आ गए, तो रूस का, फ्रांस का, फिर USA का, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जापान, दोनों सर बचाएंगे, तो ये 4 तो बहुत पूछते हैं। उसके बाद हमारे जो 2 पड़ोसी हैं, खासतौर पर श्रीलंका, और दूसरा श्रीलंका ज़्यादा पूछता है। कभी कभी मन होता है तो नेपाल के साथ एक सूर्य किरण होता है, उसको भी पूछ लेते हैं, लेकिन सबसे टॉप प्रायोरिटी यही है। उसके साथ एक जापान को ऐड करना, जापान में भी धर्म राज्यन वगैरह ये होता है, ये पूछ लेते हैं। तो इक्वेरी, अभी देखो हमारे मोदी जी जा रहे हैं ओमान, पता है कि नहीं, मैं इसको इसलिए फ़ोन करके बताया था। तो ओमान जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इस तरह का इम्पोर्टेंट हो जाता है। बताओ इक्वेरी, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, सेना हमारी एक्सरसाइज करती है कि कैसे एक दूसरे के साथ मिल करके अच्छा से अच्छा प्लानिंग किया जाए। तो बोला भारत तो है, भारत तो करेगा, किस देश के साथ मिलकर ये किया? श्रीलंका, UAE, मालदीव और इराक, ठीक है। अल हबीबी, लेट्स कम टू दुबई, श्रीलंका हमारे दसानम रावल, और इराक बहुत फेमस था 2 चीज़ों के लिए। एक तो यहाँ पे
आदमी को झूठ मूठ का अमेरिका मार दिया, बोला सद्दाम हुसैन बोला एटम बम है, एटम बम है, कुछ नहीं निकला बेचारे के पास। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। इक्वेरियम, इसका सही जवाब होगा जी मालदीव। मालदीव याद रखना, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट मालदीव के बारे में क्या है, मालदीव के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तीन चीज़। पहला तो इसकी लोकेशन है कि नहीं, इधर हमारा लक्षद्वीप है ना, इधर हमारा मालदीव है, हमारा नहीं है, पड़ोसी है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा श्रीलंका है। तो एक तो इसकी लोकेशन याद रखना कि जितना ट्रेड रूट है, जो भी इधर से गाड़ियाँ गुजरती है, तो उसका हॉटस्पॉट है, इधर से होके ही जाए। दूसरा, चूँकि विश्व रेखा इधर से गुजरती है, तो यहाँ पर छोटे छोटे में टापू है, जिसको ये लोग अडॉल बोलते हैं। तो ये टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है। टूरिस्ट जो है ना, टूरिस्ट बहुत आते हैं। भारत से अगर किसी को छुट्टी मनाने जाना हो, थोड़ा भी पैसा आ गया, भाग गया ना, क्योंकि एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ जाने के लिए वीज़ा नहीं लगता। तुमको ऐसा नहीं है कि पहले से यहाँ परमिशन लेना पड़ेगा कि सर हम आए, मे आई कम इन, ये बोलता नहीं, आराम से आओ, कॉलेज समझो, आओ घूमो जाओ। तो ये इसलिए बहुत फेमस है मालदीव। एक तो ये विश्व रेखा के पास है, इंडो बताओ। एक और चीज़ के लिए मालदीव फेमस है, याद रखना कि अभी ना पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी हमने बोला ना कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने के कारण बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघलने के कारण नदियों में पानी ज़्यादा आ रहा है, और वो पानी अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, समुद्र में। तो समुद्र का लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके कारण क्या है कि ये जो मालदीव वगैरह है ना, ये थोड़ा थोड़ा डूब रहा है। तो आने वाले टाइम में ऐसा माना जा रहा है कि 2050 से 60 तक इसका 50% हिस्सा डूब जाएगा। तो ये भी याद रखना। पर्यावरण से सबसे ज़्यादा खतरा किसको है भाई, मालदीव जैसे देश को। श्रीलंका अभी चीन के नीतियों का शिकार हुआ था, खैर सही समय पे बुद्धि आ गई। हाँ, इराक, अभी हमने बताया हम तेल इधर से खरीदते हैं, अभी भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समय पे ये आखिरी सवाल है, क्योंकि सेशन ऑलरेडी 40-42 मिनट का हो गया है। देखो कंसेप्ट क्लियर होना आता है, इसलिए लंबा तो खींचेगा ही। हाँ, ये करंट का एक सवाल है कि 17वां जो है ना, 17th, ये ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स बहुत न्यूज़ में है, तो इसको तो मतलब तुम नोट कर ही लो कि इधर से तो सवाल तुमको आना ही, कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाओ, बिना इसके हमें नहीं लगता कि इसके SCO के, ठीक है, UNO के बैठक के कोई तुम्हारा एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाला है। ये तो चाहिए ही चाहिए, खासतौर पे ब्रिक्स। अगर तुम बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, BPSC, बिहार SSC या नॉर्मल SSC का एग्ज़ाम दोगे, ये आएगा। तो ब्रिक्स का अभी याद रखना, ये कैवा मीटिंग है, ये भी याद रखना। ये तुम्हारा 17वां, लोग सर घिचपिचा देंगे। तो 17वां मीटिंग है ये जी, ठीक है, 17वीं मीटिंग है, और ये कहाँ हुआ है ये तुम्हें बताना। ऑप्शन है तुम्हारे रियो ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है शंघाई चाइना, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली जो कि इंडिया में है, और चौथा ऑप्शन है तुम्हारा मॉस्को रसिया। जल्दी जल्दी बताओ कि तुम्हारा ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन है ये किधर हुआ है, 17वां, बहुत फेमस है, इसकी कुछ डिटेल भी बताएंगे हम। चलो आंसर की तरफ भी चलता है, ऑलरेडी बहुत थक जाते हो तुम लोग पढ़ने के नाम से। चलो इसका सही जवाब क्या है, रियो ब्राज़ील। हमने नई दिल्ली को बिल्कुल गायब कर रखा है कि नई दिल्ली भाई 2 साल पहले ही हो गया। देखो इसका चलता कैसे, कभी भी याद रखना, थोड़ा पता चल जाएगा कि ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स तो इस तरीके से चलता है। सबसे पहले ब्राज़ील में होगा, फिर रूस में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा। ये 5 देशों में होता है घूम घूम के। हालांकि देखो अभी ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं, पहले जब ये बना था ना तब 4 थे, सिर्फ ये चारों थे। बाद में 2010 में, हालांकि 2009 का ही था, बट 2010 में ऑफिशियली साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। तो ये ब्रिक जो था, पहले ये क्या था, ब्रिक था, ब्रिक्स से क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया, ठीक है। हाँ कैपिटल में अभी क्या है कि रूस में जब मीटिंग हुआ है फाइनली, तो 5 देश और इसमें ऐड हो गया है, जिसमें याद रखना एक इजिप्ट है,
इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया याद रखोगे, ये लास्ट वाला है। इंडोनेशिया वो लास्ट देश है जो ब्रिक्स का सदस्य बना। तो तुमसे सवाल आएगा कि ब्रिक्स का सबसे नया सदस्य कौन है? इंडोनेशिया। बीच में अर्जेंटीना की भी बात हुई थी, बट अर्जेंटीना आया नहीं। तो अभी टोटल ब्रिक्स में 10 मेंबर है, याद रखोगे, जिसमें ईरान वगैरह भी है। पाकिस्तान भी बोल रहा था कि हमें ले लो, हमने बोला भाई कटोरे वाले लोगों की जगह नहीं है, भीख मांगने वाले की। तो पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, याद रखोगे। तो अभी कहाँ हुई इसकी बैठक? 17वीं बैठक रूस, सॉरी ब्राज़ील में हुई है। और इसकी कुछ कुछ चीज़ें याद रखोगे। सबसे पहला तो देखो, अभी ना ब्राज़ील में और भी मीटिंग हुई है, जो हमने बोला था ना, कोप COP25, जो ब्राज़ील में ही हुआ था। तो पर्यावरण को लेकर बहुत ही ये लोग टेंशन में है कि भाई अमेज़ॉन जो है, तुम्हें पता होगा सबसे बड़ा वर्षा वन है ये, याद है ना? नहीं याद है तो याद रखो कि अमेज़ॉन जंगल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। वर्षा वन किसको बोलते हैं जी? ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओगे, खास तौर पे हमारे तेज़ तर्रार स्टूडेंट लोग जो अपने आप को बिल में डुबा के रखते हैं, कि बताओगे कि भाई वर्षा वन किसको कहते हैं? चलो हम ही बता देते हैं, फिर मुंह फुला के बैठ जाओगे। वर्षा वन उसको बोलते हैं जो जहाँ पे जो लगभग विषुवत रेखा के पास होता है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि वही बाष्पोत्सर्जन हुआ, बादल बना, और हर दिन लगभग यहाँ पे वर्षा हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो जंगल बना ना, ये वर्षा वन है। और सबसे बड़ा ये वर्षा वन कौन सा है? अमेज़ॉन, ठीक है। अमेज़ॉन सबसे बड़ा वर्षा वन है, जो तुम्हें ब्राज़ील वाले एरिया में देखने को मिलेगा। और भी क्षेत्र है, बोलीविया, फिर तुम्हारा वेनेजुएला में। और यहाँ बोलते हैं कि आग भी बहुत लगती है, फॉरेस्ट फायर। कभी कभी तो सरकार बोलती है कि यहाँ पर जो लोग जानबूझ के आग लगा देते हैं ताकि जंगल साफ हो और चीज़ें। दुनिया में सबसे ज़्यादा, ये याद रखोगे, सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी हमने बताया ना कि बायोडाइवर्सिटी मीनिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं ध्यान से लिख नहीं रहा। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? सबसे ज़्यादा इधर ही है, यानी सबसे ज़्यादा वैरायटी के जानवर इधर ही मिलेंगे। वो अनाकोंडा वगैरह की जितनी मूवी देखते हो, ये सब क्या है? इसी वर्षा वन की है, अमेज़ॉन की। इसी के नाम पे देखो जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन वाली कंपनी बना दी कि भाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इसको पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, तुम्हें पता होगा। 20% ऑक्सीजन तो अकेले यही देता है। तो जिस दिन ये ख़त्म हो गया ना, पूरी पृथ्वी का जो 20% ऑक्सीजन है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सरकार ने अभी इसके लिए फंड लगाया कि भाई जो जो पेड़ लगाएगा वहाँ उसको 2 लाख रुपया वहाँ की सरकार देगी। अच्छा, ब्रिक्स का काम क्या है, थोड़ा इसके भी समझो। ब्रिक्स का काम ये होता है ना कि आज के टाइम में ना 3-4 बहुत संगठन ऐसे हैं जो अपने आप को बॉस समझते हैं, जिसमें तुम देखो पैसे के मामले में एक तो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र जो है ना, वो क्या है, वो नीति बनाता है, सैंक्शन लगाता है, भाई तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम उससे झगड़ा मत करो, मतलब वो चैन शांति ह्यूमन का काम करेगा। लेकिन पैसे वैसे के मामले में ना 2-3 संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक याद रखोगे, एक है तुम्हारा वर्ल्ड बैंक। क्या है? वर्ल्ड बैंक, जिसको तुम विश्व बैंक भी बोलते हो। दूसरा है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दो बॉस हैं आज के टाइम में। लेकिन दोनों की दिक्कत क्या है? दोनों में सबसे ज़्यादा जो फंड करता है ना, दोनों में सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो किसका है? अमेरिका का। तो अमेरिका जिसको बोलेगा उसको ही फंड देगा, जिसको नहीं बोलेगा उसको ही नहीं देगा। सेम ऐसे ही होता है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी इसको काउंटर करने के लिए 2-3 और बने हैं। एक बना है AIIB, एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। तो इसमें किसका है बोलबाला? इसमें चाइना का बोलबाला है। चाइना बहुत पैसा इसमें डालता है, तो उसके हिसाब से चलता है। एक और है जिसका नाम है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें भी क्या है? इसमें जापान और अमेरिका का इसमें भी है। तो इसके कारण भी क्या है, अमेरिका लगभग तुम सोचो 4 में 3 अमेरिका है और 1 में चाइना। तो जब कोई दिक्कत होती है, जब पैसे की ज़रूरत होती है कि कोई प्रोग्राम ऐसा आ जाए जिसमें तुम्हारा पैसे वैसे चाहिए, तो कहीं से तो कर्जा लोगे ना भाई। और कर्जा इन लोग का हज़ारों करोड़ों में होता है। तो अमेरिका से अगर तुम्हारी दुश्मनी है तो ये दोनों कर्जा नहीं देगा, चाइना से दुश्मनी है तो ये नहीं देगा, और ये इसमें भी अमेरिका और जापान है।
तो इसको काउंटर करने के लिए क्या ये ब्रिक्स है, जो बोलता है कि भाई अभी तक ना यूरोप वाले लोग अपने आप को बॉस समझा, कभी इंग्लैंड हम पे राज किया, कभी अमेरिका राज करता, आंख दिखाता है। तो ये जो 5 देश है दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी, ट्रेड, ग्रोथ, इन सब के मामले में है। तो पांचों ने मिलके बहुत कुछ किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें देखो मतलब सांस्कृतिक राजधानी बनाई वाराणसी को, बहुत कुछ इनिशिएटिव किया इसलिए ब्रिक्स को बहुत ही डीपली पढ़ के जाओगे, खासतौर पे जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो या एईडीओ की कर रहे हो, तो एईडीओ को तुम हल्के में नहीं लोगे। हमारा ये सेशन फिर से स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा मोटिव है। यूट्यूब पे तुमको हज़ारों क्लासेस मिल जाएंगी, बट क्या है ना, क्वालिटी कंटेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी कंटेंट नहीं मिला तो फिर एग्ज़ाम बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए एईडीओ को हल्के में नहीं लोगे। अगर तुम भरे हो एईडीओ बिहार एसएससी तो थोड़ा फोकस होकर के पढ़ोगे। सेशन लंबा रहेगा हमेशा की तरह, लेकिन हाँ जानकारी मिलेगी। और अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आने वाले समय में सब्जेक्टिव लेक्चर भी तुम्हारे चलेंगे। चलो फिलहाल के लिए तुम्हारा उम्मीद करता हूँ कि यही होगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का फिर से हमारी इतनी बकवास सुनने के लिए, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंचो, ताकि थोड़ी बहुत खुशी तो हमें भी मिल ही जाएगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। लाइक करो, शेयर, मन होगा तो, नहीं मन होगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है जी, ठीक है। और याद रखना, चैनल तो याद रखोगे, हमारा नाम तो भूल भी जाओगे तभी याद दिलाएंगे। चलो धन्यवाद।